ट्रंप अगर अमेरिका के नजरिए से सोचा जाए तो अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह है, नेतन्याहू इजराइल के लिए बहुत नुकसानदेह है। हर बार हमला कराते हैं और पिटाई होती है, फिर कहते हैं हमला करो। यानी अगर अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट वो गलत हैं, नाजायज हैं, उस बहस में ना जाकर के वो तो अपने ही मुल्कों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या ये तैयार नहीं है कि ईरान इतना ताकतवर हो सकता है? और जो जवाब दिया है, ट्रंप ने खुद कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि खाड़ी के देशों में हमारे अड्डों पर इतनी बड़े पैमाने पे बमबारी करेंगे और तहस नहस करेंगे। ईरान अपना काम करता रहेगा। अमेरिका का एक तरह से मेजर सर्जरी हुई है उसकी ताकत की, और वो जो सुपर पावर का जो तमगा था खुद ट्रंप उसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक तरह से जंग छेड़ करके ईरान की ये ताकत दुनिया के सामने आई। ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को, ये जो है बेमौत इनको मारा गया इजराइल और अमेरिका द्वारा हमले से, और ये इतने मशहूर थे, सिर्फ रिलीजियस लीडर ही नहीं, पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडर, सुप्रीम कमांडर होने के नाते। हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इसलिए पसंद करते हैं कि हम सही खबरें, सोर्स जहां से खबर है वहीं की सोर्स से खबर हम लेकर के आते हैं और जानकार लोगों से आपकी मुलाकातें कराते हैं। इस दौरान हमने ईरान से, लेबनान से, कई जगहों से आपको कई मेहमानों से मुलाकातें कराई हैं। उसको आप काफ़ी पसंद करते हैं और बहुत जानकार लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। आज हम एक बार फिर जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं, जो वेस्ट एशिया मामलों के जाने माने एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, उन मुल्कों को नज़दीक से देखा है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, लेखक के तौर पर, और उसके अलावा एक ऐसे एक्सपर्ट के तौर पर जिसने डिप्लोमेट के तौर पर भी काम किया है। तो आज उनसे हम बात करेंगे, हालात को समझने की कोशिश करेंगे, यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रंप को कौन सी, उसे कहा जाए कौन सी बीमारी है या क्या है। अब उन्होंने फिर दावा कर दिया है कि ईरान हमारी तमाम शर्तों को मान चुका है, लेकिन ईरान में अपनी वो मजबूती, वहाँ से खबरें हैं आयतुल्लाह खामेनेई के आखिरी रसूम की शुरुआत हो चुकी है। आज जो मुसल्ला एक ईदगाह है तेहरान की, बड़ी इबादत गाह है, वहाँ पर उनका जनाजा आ चुका है। 9 तारीख तक ये सिलसिले रहेंगे। तेहरान, कुम, इराक के नजफ, करबला और फिर मशहद। तो ये एक बड़ा ऐसे लोगों का, ऐसे लोग इकट्ठे होंगे दुनिया भर के हुर्रियत पसंद के शायद ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन जाए। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बताइए कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया कि साहब हमारी तमाम शर्तें ईरान मान चुका है। आखिर किसकी माने, किसकी समझें, क्या हो, आम लोग कैसे समझें कि हालात क्या हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया। देखिए, अमेरिका के सदर के कुछ कंपल्शंस हैं, मजबूरियां हैं, और वो ये है कि वो अपनी कौम को या पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो सुपर पावर के लीडर हैं, ताकतवर हैं, और उनकी फौज सबसे मजबूत है, ताकतवर है, और कोई भी दुश्मन को हरा सकती है बोल के ये वो अपने जहन में बिठाए हैं और अपने लोगों को भी बनाना चाहते हैं। और उनका ये उनकी ये पॉलिसी कि अगर 100 बार झूठ बोले तो कम से कम एक बार तो वो सच है बोल के लोग मानेंगे बोल को वो थियरी है उनकी। वो हर बार कहते हैं कि उन्होंने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, एयरफोर्स को खत्म कर दिया, शिकस्त दे दिया, और ईरान सरेंडर हो गया है और हमारी शर्तें मान ली हैं बोल के। देखिए, अमेरिका में ये अभी भी लोग मान के चलते हैं, खास तौर पे वाइट लोग, गोरे लोग जो वहाँ हुकूमत की बागडोर ज्यादातर संभालते हैं, कि अमेरिका सबसे ताकतवर सुपर पावर है और वो किसी से हार नहीं सकता। कोई भी देश जो है उनको हरा नहीं सकता, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो या सीरिया हो,
या कोई भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो हार सकते हैं, क्योंकि वो इतना पैसा खर्चा करते हैं और इतने उनके पूरे दुनिया भर में हवाई अड्डे और बहरी अड्डे और फौज तैनात है, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम इतना खर्च जो है $1.5 ट्रिलियन, जो कि कई डिपार्टमेंट से ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है वहाँ, जैसा हेल्थ है, एजुकेशन है और दूसरे होमलैंड सिक्योरिटी है, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ता है। और ये ट्रम्प जो है बाकायदा वो काम करते आ रहे हैं कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं दिफा पे, वो दिफा कमजोर नहीं है, ताकतवर है, और दूसरे जो बोलते हैं सब बकवास है, और मैं जो बोल रहा हूँ फतह हुई है, हम हारे नहीं है बोल के, तो वो बताना चाहते हैं। चाहे वो नाटो देश उनकी सपोर्ट करे या ना करे, चाहे उनके हथियार 60% से कम हो जाए, या एंटी मिसाइल ड्रोन्स मार गिराए, या 40 से ज्यादा हवाई जहाज तबाह हो, इसमें उनको परवाह नहीं है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसे माइंडसेट के आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी गुमराही में खोया हुआ रहता है, अपनी दुनिया में खोया रहता है, और जो है कुछ लोग साइकोपाथ कहते हैं इसको, कि ये मेंटल भी कुछ रोग होता है ऐसे लोगों का, कि वो पता ही पता देखते रहते हैं और कामयाबी ही कामयाबी देखते हैं, और चूंकि वो बिजनेसमैन है, डील मेकर हैं, वो अपने आप को कामयाब रियल एस्टेट लॉर्ड समझते हैं। तो इसको हम उनकी माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो दिन में हो या रात को ख्वाब में यही सोचते रहते हैं कि हमने पूरी दुनिया को पता कर लिया और हम सबसे ताकतवर हैं, हमारी बात पूरी दुनिया मानती है। जी। अच्छा, इस दरमियान मोहम्मद बाकर गालिबाफ का जो स्पीकर हैं, मेन निगोशिएटर हैं ईरान के, उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें कही, अपनी स्ट्रेटजी बताई, किस तरह से हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं, हम यकीन नहीं करते लेकिन फिर भी हम उनसे बात कर रहे हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि IAEA के इंस्पेक्टर्स को हम वहां एक्सेस पहुंच नहीं देंगे जहां पर फरवरी में हमले किए गए थे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर। ये जो MOU साइन हुआ, जिसमें इतनी जल्दी थी कि फ्रांस में रहते हुए साइन किया, व्हाइट हाउस में वापस अपने ऑफिस में, ओवल ऑफिस में पहुंचने की भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, तो आखिर कौन से ऐसे कंपल्शंस हैं जो एक दिन पहले, 2 दिन पहले जिस चीज का वादा करते हैं वो भुला देते हैं और फिर नई बात शुरू हो जाती है? ये क्या है? ये देखिए, उनके पूरे जिंदगी में ऐसे ही उन्होंने डील्स किए हैं बेसब्री के साथ, कि जहां भी जाते हैं वो फौरन डील करना चाहते हैं, साइन करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो डील कर लिए हैं, उनका फायदा हो गया है। तो वो चाहे ये छोटा मकान हो या छोटा दुकान हो, ये उसी नजरिए से एक बड़े देश को भी ऐसे ही यही सोच रखते हैं। जो डिप्लोमेसी में बातचीत तवील अरसे तक जो जाती है, जो 2 साल से ज्यादा अरसे तक JCPOA का मुज़ाकरात हुए, तो वो समझते हैं कि ये सब बेकार काम है, इतने लंबे तवील अरसे तक क्या बात करना है, आधा घंटे में बातचीत करके खत्म कर दो, डील कर दो, साइन कर दो और पूरी दुनिया को बता दो कि हो गया। तो ये जल्दबाजी जो है उनकी फितरत है, ये डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, वो डिटेल्स फाइल नहीं पढ़ते, सिर्फ वो सेक्रेटरी आके पूछते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है साइन कर देते हैं। उसी तरह ये भी जो है एक भी डॉक्यूमेंट पढ़ते नहीं है। अगर ये पर्शियन डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके इंग्लिश में गौर से पढ़ के वो देखते तो बाद में उनकी आंखें खुलती। तो अब चूंकि वो अंधाधुंध साइन कर दिए पर्शियन डॉक्यूमेंट में, और बाद में उनको बताया गया कि आर्टिकल 5 में ईरान का हक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज करने का, तो वो चौंक गए कि ये कैसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था बोल के। तो ये इनकी आदत अतवार बन गई है। तो जो गालिबाफ बोलते हैं वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट है, नेगोशिएटर हैं और माहिर हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं वो।
तो वो जो भी कहते हैं वो सोच समझ के कहते हैं और बहुत सीरियसली बोलते हैं। वो ये लूज टॉक्स सोशल ट्रुथ पे और ट्रम्प की तरह नहीं करते ईरानी डिप्लोमेट या फॉरेन मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या मजलिस स्पीकर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं। तो लोग पूरी दुनिया में इज्जत करते हैं जो भी ईरानी लीडर बोलते हैं, कहते हैं, स्टेटमेंट करते हैं या जो भी वहां से आता है, तो बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, उसकी हर एक शब्द को वैल्यू देते हैं वो। तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के इसमें नहीं है। ये उसके बरक्स जो है सीरियसली नहीं लेते। और जैसा CNN ने खुद कहा कि 40 बार उन्होंने पिछले 3 महीनों में कहा कि डील हो गया है, हम जीत गए हैं, हम ईरान मान लिया है बोल के 40 बार उन्होंने अपने कौम को आश्वासन दिया है। इससे पता चलता है कि उनकी मेंटल मेकअप क्या है। वो सिर्फ डील 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 बोल के ही सोचते रहते हैं हर दिन, और उनके खून में जो है यही DNA है डील का, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से जो है अब वो धीरे धीरे उनके दिमाग में जा रहा है कि ये बहुत संजीदा और सीरियस नेगोशिएटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, और पूरी तैयारी से आते हैं बातचीत करने के लिए। इनको लाइटली नहीं लिया जा सकता, बल्कि अब उनको दिमाग में जा रहा है कि हर एक शब्द वहां से जो आता है ईरान से, हमको गंभीरता से सोचना होगा, उसको समझना होगा, और बारीकी की बिटवीन द लाइंस भी पढ़ना होगा कि क्या कहना चाहते हैं, क्या इसका मतलब है बोल के। जी अच्छा, अभी तक जो बार बार बीच बीच में सीज फायर वायलेशन करके हमले किए या बयान बदले, हर बार ऐसा महसूस होता है कि हर बार ईरान कुछ ना कुछ लेके चला जाता है। यानी वो एक छोटा हमला करते हैं, ये जवाब में इतने बड़े हमले करते हैं कि शायद उनके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा होते हैं। ऐसे ही वो डिप्लोमेसी में इतने समझदार लोगों को भेजते हैं, कहते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स तक को भेजा गया था, डॉक्टर्स तक को भेजा गया था डेलीगेशन में। तो ये डिप्लोमेसी की मेज पर भी और जंग के मैदान में भी हर बार कुछ ना कुछ गेन करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि खुद ट्रंप, अगर अमेरिका के नजरिए से सोचा जाए तो अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदेह है, नेतन्याहू इजराइल के लिए बहुत नुकसानदेह है। हर बार हमला कराते हैं और पिटाई होती है, फिर कहते हैं हमला करो। यानी अगर अमेरिकन और इजरायली इंटरेस्ट वो गलत हैं, नाजायज हैं, उस बहस में ना जाकर के वो तो अपने ही मुल्कों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या ये नतीजा निकाला जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से वो उनके उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत जंग 28 फरवरी की इस मुद्दे पे जान के किए कि हम फतह रहेंगे, हम यह रेजिम को चेंज कर देंगे, इनको लीडरशिप को खत्म कर देंगे और ईरान हमारे कब्जे में होगा। जैसा वेनेजुएला को आसानी से मिल गया, तो उसी तरह से ये उम्मीद कर रहे थे और ये अपने को मुतमईन कर लिए थे कि हमें ये मिलेगा, ये जरूर, क्योंकि हम ताकतवर हैं, एक नहीं दोनों मिलके हम कर रहे हैं। तो ये इनके दिमाग में बैठा है, और जब ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो अभी भी उसको डाइजेस्ट करने की इनकी क्षमता नहीं है। ये तैयार नहीं है कि ईरान इतना ताकतवर हो सकता है। और जो जवाब दिया है, ट्रंप ने खुद कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि खाड़ी के देशों में हमारे अड्डों पे इतनी बड़े पैमाने पे बमबारी करेंगे और तहस नहस करेंगे। अब धीरे धीरे वीडियोस आ रहे हैं और पेंटागन से भी पता चल रहा है कि वहां बहुत एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है सभी अमेरिकी अड्डों पे, चाहे 5th फ्लीट बहरीन में हो, अल सालिम बेस में, मुबारक बेस कुवैत में हो, या सेंट्रल कमांड हो, लुदैद एयर बेस कतार में हो, और दूसरे बेसेस सुल्तान बेस सऊदी अरेबिया और इमारात में भी, सभी जगह बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका नुकसान हुआ है। तो और कितने लोग भी मरे हैं, अब आंकड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 750 लोग मारे गए हैं और 4000 के करीब जख्मी हुए हैं। 4000 अमेरिकी सोल्जर जो है इन अड्डों पे, जॉर्डन में भी मिला के और इजराइल में भी, क्योंकि इजराइल में भी कई एयर डिफेंस ये खुद
इस्तेमाल कर रहे थे अमेरिकी, ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप है। तो इजराइल की दिफा के लिए अमेरिकी सोल्जर्स भी जो ड्यूअल सिटीजन्स हैं वो भी उसमें मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं। तो ये छुपा रहे हैं ये अमेरिकी अवाम से और कांग्रेस से वगैरह। तो इस लिहाज से ये जो जवाबी ईरान ने किया, तो ये अभी धीरे धीरे उभर के आएगा इजराइल में कितना नुकसान हुआ है, जॉर्डन में और खाड़ी के देशों में कितना नुकसान हुआ है, जो कि वो तैयार नहीं थे। इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ती जाती है कि अगर सही आंकड़े कांग्रेस के सामने आ गए तो ये मागा सपोर्टर्स और जो भी ये कर रहे हैं छोटे मोटे हमले हॉर्मुज के पास, उसको भी ज्यादा अपोजिशन शुरू हो जाएगा। तो वहां का बेस जो है उनका हिल गया है, वहां बहुत बड़ा जलजला आ गया है अमेरिका में इस जंग को लेके। एक तो आपने वहां लीडरशिप को मारा हुआ, दूसरा आपने कांग्रेस का ऑथराइजेशन नहीं लिया या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नहीं लिया, तीसरा आप छुपा रहे हैं आंकड़े जो मरे हैं, जख्मी हैं, चौथा वहां की खर्च के बारे में सही से बता नहीं रहे हैं, और पांचवा जो है आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने तवील जंग लड़ने के बाद भी ना हॉर्मुज आप खुला है, ना ईरान के साथ अपनी शर्तों पे एमओयू कराए। तो सभी जगह से लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, कांग्रेस में पार्टी वाले, रिपब्लिकन पार्टी वाले, डेमोक्रेट्स और मागा सपोर्टर्स और आम जनता। तो ये सब सवाल जायज हैं वहाँ, और वो इन सवालों से डरे हुए हैं क्योंकि तेल की कीमत और इन्फ्लेशन उनको हिला के रख दिया है। इतना इन्फ्लेशन कभी भी नहीं हुआ था पिछले कई सालों में। तो इस लिहाज से जो कामयाबी ये बताते हैं वो बरक्स है रियलिटी के। तो इससे जो है वो बार बार ऐसे दोहरे कामें करते रहते हैं, डबल पॉलिसी। एक तरफ तो ईरान के साथ एमओयू साइन करते हैं, पीस की बात करते हैं, सीजफायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हवाई जहाज भेजते हैं और मारते हैं और ईरान पे दोषी ठहराते हैं। तो इस लिहाज से जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है ही इज अनेबल टू डिफाइन व्हाट आर हिज गोल्स, और वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। इसीलिए गुस्सा नेतन्याहू को कभी नेतन्याहू के ऊपर निकालते हैं, कभी ईरान के ऊपर निकालते हैं, कभी रूबियो को भेज के डांटते हैं, खाड़ी के देश आप ईरान से क्यों बातचीत कर रहे हैं, आप सुलह सफाई क्यों कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम अपने दिफाई अड्डे को मजबूत करेंगे बोल के। देखिए पिछली बार मार्को रूबियो आए तो उनको वहाँ सऊदी अरब ने बुलाया नहीं वहाँ, क्योंकि उनकी सोच अलग हो गई है सऊदी अरब की, और वो सिर्फ इमारात और बहरीन और कुवैत गए। कतार भी सऊदी अरब के साथ मिला हुआ है, ईरान के साथ मिला हुआ है, और जो इस्लामिक नाटो बोलते हैं पाकिस्तान, ईरान, कतार, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ये मिलके अलग उनकी सोच चल रही है जिसमें अमेरिका को अलग थलग करने की बात हो रही है। तो ये जो दो पैरेलल पोलराइज्ड डिफेंस आर्किटेक्चर का, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हो रहा है, इसमें अमेरिका कमजोर हो गया है और वो मानना नहीं चाहता कि खाड़ी के देश खुद जो है उससे दूरी कर रहे हैं और ईरान के साथ बातचीत करके वो दोस्ती का हाथ बटा के मिलजुल के रहना चाहते हैं, जो कि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स आगे चले और इजराइल अमेरिका की तसल्लुत में ये खाड़ी के देश रहे, ताकि पेट्रोल डॉलर्स उनके पास आते रहे और चीन को इसका फायदा ना हो या दूसरे देशों को फायदा ना हो। जी, बहुत ही दिलचस्प कुछ रिपोर्टें आ रही हैं इजराइल से। 1000 दिन हो गए, यानी वो जो 7 अक्टूबर 2023 में जो शुरुआत हुई थी उसको 1000 दिन हो गए, और इस 1000 दिन में चैनल 13 इजराइल का है, उसका कहना है कि कोई एक भी काबिल जिक्र कामयाबी नहीं मिली, और भी अखबारात वहां कह रहे हैं कि हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। और एक प्रोटेस्ट चल रहा है 1000 दिन से, जिसमें 7 अक्टूबर के इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकारी कमीशन से वो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, वो मांग भी पूरी नहीं हो रही। इस बीच में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं इराक और वो बात करते हैं सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से, यानी पोस्ट वार
सिचुएशन की तैयारी, जिसका अभी आपने जिक्र किया कि वो इस्लामिक नेटो जैसी कोई चीज बनाना चाहते हैं, तो ये जो तैयारी है, इस तैयारी को आपको क्या लगता है? देखिए, अमेरिका बार बार उनको वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसका आपने जिक्र किया। मनामा में एक सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उसमें यह भी रिपोर्ट दी गई कि पहली बार लेबनान और सीरिया ने भी शिरकत की, सेंटकॉम की इस मीटिंग में। तो ये जो दोनों तरफ रस्साकशी है, एक तरह से ईरान है, एक तरफ ईरान है जो कहता है कि अमेरिका को बाहर करो, और वो बाहर चला गया तकरीबन, हम आपस में मिलकर के मामला तय करें। उधर से वो अमेरिका से बार बार लोग आते हैं, इनको कहते हैं कि नहीं, आप हमारे साथ रहो। क्या लगता है, क्या होगा? क्या हॉर्मोज ईरान के हाथ में है? क्या हालात लगते हैं, क्या होने वाला है? जी, मैं इस पे थोड़ी देर में आऊंगा। आपने इजराइल का जिक्र किया। हाँ। देखिए, वहाँ जो नहीं, लोग वहाँ गवर्नमेंट कमीशन नहीं चाह रहे हैं, वहाँ चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट कमीशन। गवर्नमेंट कमीशन तो नेतन्याहू तैयार हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, लेकिन वो थोपा पॉलिश होगी, उसमें सच उभर के नहीं आएगा। लोग 4-5 सवाल कर रहे हैं, जिसके लिए इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी अक्टूबर 7 में जो हमास का हमला हुआ उस पर, एक तो गाजा और इजराइल के बीच में बॉर्डर के पास वहां फौज क्यों नहीं थी, ये बहुत फंडामेंटल सवाल पूछ रहे हैं कि वहां से टैंक और फौज क्यों हटाई गई थी 2 दिन पहले। दूसरा, वहां के आसपास के जो जूइश सेटलमेंट्स थे, किबुट्स जो बोलते हैं, उनके पास से हथियार ले लिए गए थे। वो क्यों और किसने ये परमिशन दिया, ऑर्डर दिया, वो पूछना चाहते हैं। अगर उनके पास हथियार होते तो हमास के फाइटर्स को वहां ही मार देते, अंदर आने की गुंजाइश नहीं होती। तीसरा जो है, वहां के मेयर ने कम से कम 5 टाउन्स में जो है मिलिट्री को हटा दिया, ये कह के कि वहां जरूरत नहीं है, अमान है, नहीं चाहिए बोल के। और चौथा, जो म्यूजिक फेस्टिवल हुआ जिसमें ज्यादातर यहूदी मारे गए, वो काफी दूर था बॉर्डर से गाजा के, लेकिन उसको कैंसिल करके एकाएक जो है गाजा के बॉर्डर के नजदीक, यानी गाजा के लोग सुन सकते थे ये म्यूजिक फेस्टिवल, इतनी नजदीक लाया गया। तो ये क्यों, ये चेंज, वेन्यू क्यों चेंज किया गया? और अगर अंदर दूर होता है तो इतने हताहत नहीं होते थे। और आखिरी सबसे बड़ा सवाल, ये हनीबल डॉक्ट्रिन के तहत जो इजरायली जो घरों में बंधक बनाए गए थे हमास द्वारा, तो उनको भी मार दिया गया। और खुद इजरायली फौज ने मारा, हेलीकॉप्टर से और उनके टैंकों से, आर्टिलरी से पूरे घर के घर उड़ा दिए जहां पनाह लिए थे। और वो बार बार मदद की मांग कर रहे थे इजरायली फौज और पुलिस से और सिक्योरिटी से, तो उनको बचाने के बगैर उनको उड़ा दिए। यानी यानी खुद इजरायली फौज ने इजरायली लोगों को ही मारा और बाद में इल्जाम लगा दिया 1200 लोग मार दिए हमास के लोगों ने। जी जी जी। तो ये 5-6 सवाल जो है बहुत अहम है, जिसपे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं। और ये पूरा इसका निचोड़ नतीजा ये निकाल रहे हैं कि ये जानबूझकर हाईएस्ट लेवल पे ये करवाया गया था, ये हमास का हमला। अगर ये सब इंटेलिजेंस जो शिन बेत और मोसाद और दूसरे मिलिट्री इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि तैयारी हो रही है हमास की, तो उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये रिजेक्ट कर दिया ये कि ये सीरियस नहीं है, आपका इनपुट ज़ेरे गौर नहीं कर सकते हैं बोल के। तो ये सब जानबूझकर जो है, और गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 दिन पहले ये सब उनको मालूम था ये कि ऐसी कार्रवाई हो रही है, तैयारी हो रही है हमास की तरफ से वगैरह वगैरह बोल, लेकिन उन्होंने कुछ सीरियस एक्शन नहीं लिया। और जो लोअर मिलिट्री ऑफिसर थे उनकी भी सजेशंस को इग्नोर करके रद्द कर दिया हो। तो इन दोनों का इसमें मुलविस है, और दूसरे भी हो सकते हैं बोल के वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं, जिसके तहत पूरे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं उनके घर के पास, पार्लियामेंट के सामने, जेरूसलम में वगैरह। जहां तक खाड़ी का सवाल है, देखिए ये वही
अमेरिका की इनेबिलिटी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं। वो अभी भी ऐसी बात कर रहे हैं जैसा वो जीते हैं जंग, ईरान को हराया है, ईरान सरेंडर कर लिया है, और ऐसा ही आश्वासन जो है खाड़ी के देशों को दे रहे हैं कि हम खत्म कर दिए है नेवी, ईरान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी और मिसाइल्स और हमास को और हिजबुल्लाह को सब खत्म कर दिए, अब हम अपर हैंड है हमारा बोल के। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड स्पिन जो दे रहे हैं अमेरिका के लीडर्स, चाहे वो पीट हेक्सेट हो या मार्को रूबियो हो या खुद ट्रंप जो बातचीत कर रहे हैं इनसे, ये रियलिटी की बारक्स है। और एक खाड़ी के देश मानने के लिए तैयार नहीं, खुद यूएई भी दूरी कर रहा है अमेरिका और इजराइल से, और अमेरिका ईरान से बात कर रहा है। तो इस लिहाज से जो है ये ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि मुश्किल है इन अरबों को, इनके दिमाग में ये बात जो जाना चाहिए कि ईरान के साथ मिलजुल के रहना है, उन्हीं का फायदा है लॉन्ग टर्म में। तो कुछ समय लगेगा ये, क्योंकि उनका भरोसा अमेरिका पे उड़ गया है, इजराइल पे उड़ गया है, और अब्राहम अकॉर्ड का नाम लेना नहीं चाहते हैं, खास तौर पे जो इजराइल लेबनान में और गाजा में लगातार बमबारी करके वहां के लोगों को कत्लेआम कर रहा है। तो उनकी अवाम का गुस्सा जो है ये दोनों जगहों से उबल के सड़कों पे भी आ सकता है अगर ये कुछ गलत कदम उठाते हैं और इजराइल के साथ रिलेशन स्थापित करते हैं, चाहे सऊदी हो, ओमान हो या कतार हो। तो इस लिहाज से जो है इनको टाइम लग रहा है, ये बातचीत करके तवील बातचीत में ईरान को शामिल करना चाहते हैं और इसमें इराक को भी शामिल करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से जो है इराक का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होगा खाड़ी के गल्फ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। अल्टीमेटली चूंकि 2/3 स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान कंट्रोल करता है। देखिए कुछ दिन पहले एक अमेरिका के फ्रीडम एस्कॉर्ट में एक जहाज जा रहा था, बड़ा जहाज, वो पत्थर से टकरा के वहां सपड़ गया वो, और ब्लॉक कर दिया वो ओमान का साउथ रास्ता हो, क्योंकि वो मुनासिब नहीं है बड़ी गहराई में जाने के लिए शिप्स। तो ईरान ने अपने नेवी को भेज के उसको पीछे खींच के उसको रिपेयर करके अपने कॉरिडोर में, नॉर्थ कॉरिडोर में उसको भेजा, और उसमें कीमती कार्गो था। तो इससे पता चलता है कि जो ईरान आग्रह कर रहा है कि आप वहां से मत जाइए, आपको खतरा है, सिक्योरिटी नहीं है, मान नहीं रहते। अमेरिका की बात में आके वहां से ओमान के कोस्टल लाइन से जा रहे थे, जो कि सिर्फ छोटे जहाजों के लिए मुनासिब है, लेकिन बड़े जहाज जो ओशन गोइंग शिप है उनको गहराई चाहिए, नहीं तो उनका हल सपड़ जाता है वो पत्थरों में, पहाड़ों में जो पानी के नीचे हैं। तो इस लिहाज से अब लॉन्ग टर्म में जो है ईरान की ही जीत होगी, क्योंकि वो कंट्रोल करता है डीप सी, हॉर्मुज के पास, लाराक के जजीरे के पास, और सीरी आइलैंड को कोऑर्डिनेट करके बंदर अब्बास से। तो अब धीरे धीरे अमेरिका के दिमाग में भी जा रहा है कि हम जो ओमान के ऊपर दबाव डाल के साउथ कॉरिडोर जो खोले हैं वो बेकार है, वहां से जाना रिस्की है, मुश्किल काम है। तो अब लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स है, इसमें ईरान का क्या भी रोल नहीं है, इस लिहाज से वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे इनके दिमाग में जाएगा, अल्टीमेटली ईरान इसमें विक्टोरियस रहेगा, जिसमें खाड़ी के देश भी मानने के लिए तैयार होंगे कि ईरान के साथ और कोई रास्ता नहीं है, मिलजुल के बात करके वही अपना कंट्रोल करेगा और उनसे हम तेल या गैस वहां से भेज सकते हैं। जी, ये बात उन्हें माननी पड़ेगी अल्टीमेटली। ये जो इजरायली मीडिया में बिल्कुल साफ कहा जा रहा है कि साहब 1000 दिन हो गए, हमें कोई कामयाबी नहीं मिली, उसके बावजूद नेतन्याहू को ये बात अपनी जबान पे लानी जरा मुश्किल हो रही है। ट्रंप अपने आप को जीता हुआ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इनको कोट अनकोट ऑनरेबल एग्जिट, बाइज्जत यहां से निकलना कैसे मिल सकता है? क्या क्या रास्ता बने
कि ये कोई हल निकल आए और दोनों खैरियत से जंग से पीछे हट जाएं? ये तो रोज रोज का की जंग हालात जो हैं ये तो पूरी दुनिया को नुकसान ही पहुंचाएंगे। क्या लगता है क्या होगा ट्रंप की मौजूदा जहनियत को देखते हुए? हल क्या है? ये मेरे ख्याल से कोई हल इजी नहीं है। ये कंट्रोल टेंशन में ही पूरी दुनिया को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अड़े हुए हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, और दोनों ताकतवर हैं, और दोनों टक्कर लेने की पोजीशन में हैं, और इतनी आसानी से वो ना ईरान हार मानेगा ना अमेरिका अपनी हार मानेगा। तो दोनों फरीक जो है इक्वल है ऑलमोस्ट। इस संदर्भ में जो है टाइम लगता है एडजस्ट करने में, उनको मेंटालिटी एक्सेप्ट करने की। ये नई डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जो डेवलपमेंट ईरान की तरफ से हुई है वो नई डेवलपमेंट है, और जो भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस दिशा की तरफ हमें इशारा दे रहे हैं, और वो है कि अमेरिका इज नो मोर द सोल सुपर पावर, और वो एक ही दादा नहीं है पूरी दुनिया जिसके उनके हुक्म पे चलेगी बोल के नहीं। अब दूसरे भी देश, चाइना और रूस और ब्रिक्स देश, ईरान वगैरह सब हैं, और खुद उनके दोस्त खाड़ी में जो है उनसे भी दोस्ती कायम रखना मुश्किल हो रहा है। तो इस लिहाज से जो है ये वेरी पेनफुल प्रोसेस है, जो इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्ट करने के लिए बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। जैसा अब आप कुछ बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करके आप वैसे नहीं रहेंगे जो पहले थे, तो आपको नहीं वो रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जंग जो है ये बहुत बड़ी सर्जरी है ये अमेरिका के लिए, और वो अपाहिज तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो ताकत थी उनकी पहले चलने की, दौड़ने की, कूदने की, और पूरे दुनिया में दादागिरी की तरह डरा धमका के करने की, अब वो ताकत जो है ईरान ने उसको पंचर कर दिया है। तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि वो अब सहारे से चल रहे हैं, और सहारा भी नहीं है नाटो का और कोई देश का। जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया कोई भी अमेरिका का साथ देना नहीं चाहते, इसलिए कि वो जख्मी जो हुए हैं इंसान, वो अपनी जख्म को भरने की बजाय सभी को गालियां दे रहे हैं कि उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो इस लिहाज से जो है ये वेरी पेनफुल ट्रांजिशन है, ये वन सुपर पावर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। तो इसमें टाइम लगेगा, ये कंट्रोल टेंशन में हम सबको जीना पड़ेगा। ये धमकियां आती रहेंगी, और हम सब आदी हो गए हैं, और यही मेरे ख्याल से आगे भी चल के होता रहेगा। छुटमुट झड़पें होती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली दोनों आपस में बातचीत करके दोनों भी एक्सपोर्ट करते रहेंगे, ऑयल और गैस, और डिप्लोमेसी भी करते रहेंगे, और ईरान अपना काम करता रहेगा। जी, ईरान अपना काम करता रहेगा। अमेरिका का एक तरह से मेजर सर्जरी हुई है उसकी ताकत की, और वो जो सुपर पावर का जो तमगा था खुद ट्रंप उसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक तरह से जंग छेड़ करके ईरान की ये ताकत दुनिया के सामने आई, और अब वो मल्टीपोलर दुनिया बन की। अच्छा, मैं अब आखिर में आयतुल्लाह खामेनेई शहीद रहनुमा का जो आखिरी रसूम हो रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर, जो आज से तकरीबन शुरू हो रहे हैं और 9 तारीख को खत्म होंगे, इराक में भी, नजफ और करबला में भी उनका जनाजा ले जाया जाएगा। इतने बड़े इस प्रोग्राम का मकसद क्या हो सकता है? ईरान क्या चाहता है शहीद रहनुमा के आखिरी रसूम को? चूंकि वहां मजहब और सियासत एक साथ चलती है, वो नजरिया वो नहीं है जिसमें कहा जाए कि मजहब और सियासत अलग अलग है। ईरान इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है? क्या लगता है इससे क्या क्या फायदे उठाना चाहता है ईरान? जी, एक तो ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को, ये जो है बेमौत इनको मारा गया इजराइल और अमेरिका द्वारा हमले से, और ये इतने मशहूर थे, सिर्फ रिलीजियस लीडर ही नहीं, पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडर, सुप्रीम कमांडर होने के नाते, ये सबसे बड़े रहबर थे, और उनकी हत्या की गई है।
और ये बताना चाहते हैं कि ये इलीगल है और इसका जवाब ईरान जरूर देगा। दूसरा जो है ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि उनका जनाजा नजफ और करबला होली प्लेसेस में वहाँ भी लेके जा रहे हैं और इराक जो है इसको वेलकम किया है, वहाँ की जनता वेलकम किया, हजारों की तादाद में लोग आएंगे जब बॉर्डर से उनकी बॉडी वहाँ ले जाएंगे। तो ये साबित करता है कि वहाँ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, सुप्रीम लीडर वहाँ के भी और जो भी उलमा हैं, शिया उलमा वगैरह सब, तो ये खैर मकदम करे हैं और उनका सपोर्ट है। और अमेरिका को ये जानना चाहिए कि आपके हमले के बाद, सद्दाम को हटाने के बाद भी जो है ईरान का असर और रसूख इराक में भी है काफी गहरा। तो वहां से हिजबुल्लाह का भी है और हुती का भी है, और जहां कहीं भी हो वो उनको इज्जत से देखा जाता है वगैरह बोलते। तो तीसरा ये जो है इतना लंबा चौड़ा तवील सेरेमनी, बरियल सेरेमनी को रख के पूरे दुनिया से लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री को भी इनवाइट कर रहे हैं, हालांकि वो नहीं जा रहे हैं, कोई जूनियर मिनिस्टर को भेज रहे हैं और बिहार के गवर्नर को भेज रहे हैं। तो अपोजिशन लीडर्स को भी बुलाया गया है, सलमान खुर्शीद को और दूसरे लोगों को, लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स वहां से जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों का भी, अरब मुल्कों से भी जा रहे हैं वगैरह सब। तो ये बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है ईरान की, कि ये बताना कर चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि ये इतने मशहूर थे, इतने फेमस थे, पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री लीडर, रिलीजियस लीडर, और इनकी हत्या ईरान के द्वारा बमबारी करके इजराइल ने को मार दिया, मौत शहीद कर दिया बोल के, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और बार बार कहते हैं आ रहे थे कि अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू करे हैं जंग 28 फरवरी को, लेकिन हम खत्म करेंगे, और खत्म करके जो है एमओयू साइन करके अब जनाजा की नमाज पढ़ाई जा रही है। जब शांति है बिल्कुल, ईरान अपने कब्जे में लिया है पूरे इवेंट्स को, तब वो जो है इराक में जा रहे हैं। और अमेरिका नूरियल मालिकी को वहाँ सपोर्ट नहीं करके, अब जो नए आए हैं वो समझता था कि बगदाद जो है उनकी जेब में है, उनकी कंट्रोल में है, लेकिन ये साबित करना चाहते हैं कि ईरान का इन्फ्लुएंस ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका का या इजराइल का, चाहे वो सीक्रेटली हवाई अड्डे बनाए या कुर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके कोई माने नहीं है। ईरान, वहाँ के लोग, वहाँ के अवाम ईरान के साथ हैं, और लीडरशिप भी है, रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप भी। ये साबित करना चाहते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में इराक भी है, और सिर्फ हिजबुल्लाह और हुती नहीं है, और इनका महाज जो है मजबूत है, ईरान से लेके इराक, हिजबुल्लाह और सीरिया में भी हैं, लेकिन इनका असर और रसूख पूरे दायरे में है, मशरिक वस्ता में है बोल के ये बताना चाहते हैं। मशहद से लेके बेरूत तक भी जो है लोग सड़कों पे आएंगे, इस्तकबाल करेंगे, शहादत श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी, आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे को ईरान बहुत अच्छी तरह से अपनी कामयाबी के तौर पर, डिप्लोमेटिक कामयाबी के तौर पर, और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।